आज के सेशन में कल के सेशन की कोई बात कुछ करना चाहें या कल की कोई मैजिकल थिंग हम शेयर करना चाहें? कोई नहीं, कुछ भी मैजिकल नहीं। नो कंप्लेंट 7 हेलो डे जो था उसके बारे में कोई बात करना चाहें? हेलो सर, नमस्ते। कल के बारे में बात करना चाह रही हूँ। कल मैंने पहले कहा था उनको आर्टिस्ट के प्रोडक्ट के बारे में। फिर मैंने कल उनको यूज भी करवाया तो उनको समझ में आया और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। तो ये मतलब एक हम बात करते ही और थोड़ा यूज कराते ही ऑर्डर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे मैजिकल बहुत सारी बातें हो रही होगी जरूर सभी के साथ। एंड 7 डे नो कंप्लेंट चैलेंज, इसमें कोई भी कुछ शेयर करना चाहें? हमने बात की थी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, विचार से भी और कर्म से भी ना, किसी की हमारे को कंप्लेंट नहीं करनी है। तो ऐसा जो भी सर शेयर यस सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है ना, मतलब बीच में एक दिन मेरे ऐसे लगा था कि यूं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, कोई बात आ जाती है, उस बात पर पुरानी बात याद आ जाती है। लेकिन अभी मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंप्लेनिंग नहीं हो। और मैजिक तो मुझे लग रहा है कि जब से मैजिक बुक पढ़ी और अब आगे अपन और आगे बढ़ रहे हैं, तो लाइफ में मैजिक होने शुरू हो गए हैं, रिटेलिंग बढ़ गई है, ज्वाइनिंग हो रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया गौरी जी। एंड बात करते हैं नो गुड कंप्लेंट मॉर्निंग सर। यस यस, वेलकम। मैं निधि। मैं मैजिक के लिए आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि अभी तक मैं कल तक ये सोच रही थी कि मुझे 75 पीवी में कंसिस्टेंसी में एंटर करना है, बट ये मैजिक ही था कि मैंने 150 पीवी कंसिस्टेंसी में एंटर किया। थैंक्स टू यू। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, वेलकम है आपका कंसिस्टेंसी क्लब के अंदर। तो और भी कोई बात, अदरवाइज अपन चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल और परसों के सेशंस को एंड आगे बढ़ते हैं। कल के डिस्कशन में कुछ कोई ऐड करना चाहे, कोई और बात? यस यस, वेलकम। सो अभी तक हमने बात की कि रिच पीपल और पुअर पीपल, या हम ये कहें कि बहुत ज्यादा सफल आदमी और नॉर्मल इंसान, इन दोनों के अंदर लाइफ में क्या फर्क होता है ना। वो जो भी फर्क होता है वो कहाँ से आता है? विचारों से आता है। जैसे अभी गौरी जी ने बोला कि मेरे को बहुत बार दिक्कत होती है, कोशिश करते हैं लेकिन दिक्कत होती है। तो लेकिन पैरेलली हमको ये पता है कि चेंज इज द की, है ना। और चेंज के लिए सबसे पहली जरूरत है अवेयरनेस। तो जो गौरी जी को अवेयरनेस आ चुकी है इस बात की कि मुझे अपने आप को नो कंप्लेन मोड में रखना है, तो ये अवेयरनेस जो है वो पहली जरूरत है। और जब हम सफल या असफल लोगों की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो अवेयरनेस है वो आफ्टर ऑल आएगी कहाँ से? हमको ये देखना होगा कि हम किस तरह से सोच रहे हैं और सोचना किस तरह से चाहिए। गरीब और अमीर को एक बार किनारे कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सोच मेरे को आज तक मुझे जाना था वहां तक ले आई है, या उस तरफ तेजी से ले जा रही है? अगर नहीं ले जा रही है तो फिर सिंपल सी बात है, उसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत है। एंड उस दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस, हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं। पहली बात, सोच क्या रहे हैं। दूसरी बात, वो सोच आई कहाँ से है। तो जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि अपने जीवन का निर्माता मैं खुद हूं। और आम आदमी क्या सोचता है? उसे लगता है कि उसके जीवन में बहुत सारी बातें, घटनाएं हो रही है ना, और मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, जो कुछ होता है वो तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, वो बातें एक आम आदमी अपने साथ में ढोते रहता है। पैरेलली कुछ करना भी चाहता है, लेकिन ये जो कंडीशनिंग अजीब तरह की मिक्स्ड सिग्नल देने वाली हुई होती है, तो वो उसको आगे बढ़ने से रोकती रहती है। तो अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेनी है। अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पे आपको बैठना है, न कि पैसेंजर सीट के ऊपर बैठना।
देन हमने बात की थी रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन एंड पुअर प्लेज नॉट टू लूज। जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा खेल को जीतने के लिए खेलते हैं, और जो आम आदमी होता है बस कैसे तैसे काम चलाने के लिए खेलता है। जिस तरह से जिस किसी टीम में जो टीम अगर गोल ना जाए इसको इस प्रयास में लगी रहेगी, गोल बचाने में लगी रहेगी, तो उस टीम के जीतने के कितने चांस हैं। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी के अंदर है। एंड उसके बाद जो फाइल हमने डिस्कस की थी सोच के बारे में, वो थी थर्ड फाइल, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच एंड पुअर वांट्स टू बी रिच। जो रिच लोग होते हैं वो लगातार अपने आप को समर्पित रखते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए, जबकि आम आदमी चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसके अनुसार जो कुछ रिक्वायर्ड होता है ना, प्राइस सब जगह पे करनी पड़ती है, और वो रिक्वायर्ड थिंग्स को पे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो नतीजा ये निकलता है, एक दिन कभी मैं भी अमीर बनूंगा, एक दिन मेरी भी जिंदगी ऐसी होएगी, एक दिन मैं भी प्लेटिनम होऊंगा, एक दिन मैं भी ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, और वो एक दिन आते आते जीवन का एक अंतिम दिन आ जाता है। सो इस तरीके की सोच को हमको समझना है, ये सोच हमारे अंदर कहाँ से आई, क्यों हमको एक्शन नहीं डालने दे रही है, और उसको हम कैसे रिमूव करें। इन सारी बातों के बाद में आज जो हम बात करने वाले हैं फाइल नंबर 4 की, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर थिंक स्मॉल। हमने बहुत बार सुना है कि बड़ी सोच रखो या बड़ी सोच का बड़ा जादू, लेकिन ये बड़ी सोच का बड़ा जादू ठीक उसी तरीके से हो जाता है जिस तरह से हम बार बार कहते हैं पॉजिटिव रहना है, सच बोलना है। ये इस तरीके के जो कॉमन फिनोमिना हम सुनते रहते हैं, उसी तरीके का एक ये फिनोमिना भी बन गया है, बड़ी सोच रखो बड़ी सोच रखो। लेकिन बड़ी सोच का वास्तव में मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम अगर समझेंगे तब फिर हमारे को पता लगेगा कि हम अपनी सोच को किस स्तर तक कैसे लेके जाए। सो टी हार्वेकर ने अपनी बुक सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में एक एग्जांपल से बताया है कि उनके एक साथी ने जब 3 साल के अंदर $2.5 लाख की अपनी नेटवर्थ को 60 करोड़ डॉलर, 60 लाख नहीं, 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दी, तो हार के कान खड़े हो गए, वो ऐसा क्या मामला है। और जब उन्होंने एनालिसिस किया तो जो बातें सामने आई वो उन्होंने हमारे साथ में शेयर किए, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वही प्राप्त करेंगे जिसकी आप वैल्यू डिलीवर करते हैं, यानी कि आप दे क्या रहे हैं दुनिया को, जमाने को। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इस जमाने को दे क्या रहे हैं, लोगों को दे क्या रहे हैं, उसी के ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो जो वैल्यू आप डिलीवर करते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। सो जो वैल्यू आप डिलीवर करते हैं उसी के ऊपर आपकी सफलता बहुत निर्भर करती है। एंड वो जो सफलता आपकी आती है, वो वैल्यू जो आप डिलीवर करते हैं, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। मैं चाहता था कि बहुत अच्छी बहुत बड़ी वैल्यू डिलीवर करूं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हूं तो फिर उसके लिए मेरे पास साधन क्या है। मॉर्निंग तो वीडियो चल रही पर मैं साधन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को कुछ पैरामीटर्स पे चेक करूं कि मैं जो वैल्यू डिलीवर करना चाह रहा हूं उसकी सप्लाई मार्केट में कितनी है ना। अगर मैं एक कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर का जॉब करना चाह रहा हूं या कोई प्रोग्रामिंग का बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर मेरी वैल्यू डिलीवरी एंड उसके ऊपर रिटर्न डिपेंड करेगा। और फिर सिर्फ सप्लाई कितनी है, उसके अनुसार सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो सकती है मान लीजिए, लेकिन डिमांड कितनी है वो भी मैटर करेगा। अगर सप्लाई है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो फिर आपकी वैल्यू डिलीवरी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। पैरेलली जो भी कुछ आप सप्लाई की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्वालिटी कैसी है, किस तरह की क्वालिटी की वो आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि आजकल हर आदमी क्वालिटी ढूंढता है। एमवे के प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे पास घर बैठे फोन आते हैं गूगल से सर्च कर करके, वो इसीलिए आते हैं कि वी डिलीवर क्वालिटी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इन तीनों से बढ़कर इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाली सी बात है। हमको लगता है क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए ना, और हमारी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी सप्लाई अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड नहीं है, तब भी कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मान लीजिए डिमांड भी है, तब भी आपकी वैल्यू का रिटर्न आपको अधिकतम कैसे मिलेगा।
जब आपकी क्वांटिटी अधिकतम होगी। सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक टीचर है, वो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो उसकी इनकम का लेवल आप अपनी इमेजिनेशन में देख लीजिए, अपने थॉट्स में देखिए। और एक वही टीचर जो एक साथ 100 बच्चों को पढ़ाता है, उसकी इनकम आप चेक करिए। और वही टीचर जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू 500 1000 लोगों से कनेक्ट होता है, तब उसकी इनकम कितनी होती है ये आप देखिए। तो यानी कि मतलब क्या हुआ बात का, कि हम जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, नो डाउट उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट उसके पैरेलली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वांटिटी कितनी डिलीवर कर रहे हैं, आप कितने लोगों को वो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हमको ये बात अच्छे से पता है कि सर्विस के थ्रू हम कुछ ज्यादा वैल्यू ज्यादा लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सफलता पानी है, तो फिर हमारे को बिजनेस के ऊपर आना होगा, और बिजनेस के थ्रू ही हम अधिकतम लोगों को अपनी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। ठीक, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के रेफरेंस में भी इस बात को समझें, तो एक व्यक्ति की जिसकी 10-15 डाउनलाइन है और एक व्यक्ति जिसकी हजारों डाउनलाइन है, दोनों की इनकम में किसकी इनकम बड़ी होगी हम खुद सोच सकते हैं। अगेन वैल्यू और क्वांटिटी का जो मैटर है उसी को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और इसको एक बार और समझें अपन, इसी तरीके से बिजनेस के रेफरेंस में भी समझें। तो जैसे हम पीयूष जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है 100 लोगों को ALS पे ले जाना। अगर मैं जिंदगी भर अपने ALS के लिए सोच रहा हूँ तो मैं सफल तो हो जाऊंगा, अपने लिए एक अच्छी सी आरामदेह जिंदगी क्रिएट कर लूंगा, लेकिन क्या अमीर हो पाऊंगा? हर साल ALS जा रहा हूँ, लेकिन क्या अमीर हो पाऊंगा? अमीरी तभी संभव होगी जब मैं अपने साथ 100 लोगों को या और ज्यादा लोगों को ALS पे ले जाता हूँ। सो कहने का मतलब है, क्वांटिटी की बात हमको अब अच्छे से समझ में आई होगी कि अच्छी इनकम के लिए आपको कुछ ज्यादा क्वांटिटी का मैटर नहीं है, सामने आता है। लेकिन अगर आप रिचनेस की बात करते हैं तो फिर आपको बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, छोटी सोच छोड़कर बड़ी सोच अपने अंदर लानी होगी। अब ये बड़ी सोच है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी के साथ में बड़ी सोच अटैच है, ये बात हमने देखी, लेकिन आफ्टर ऑल बड़ी सोच से मतलब क्या है ना? कहां से आएगी बड़ी सोच, क्यों आएगी? हम इस दुनिया में आए हैं तो ये जीवन हमारे को ऐसे गाहे बगाहे नहीं मिल गया है, ऊपर वाले ने हमारे को कोई न कोई लक्ष्य असाइन करके इस दुनिया के अंदर भेजा है। और वो जो लक्ष्य हम अगर आइडेंटिफाइड कर पाए कि हमारे को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, तो फिर हम इस दुनिया को अपना योगदान देना शुरू करेंगे। और जब हम ये योगदान शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आरामदेह जिंदगी शुरू होगी, लेकिन वही योगदान हम अधिकतम लोगों को देंगे, अधिक से अधिक लोगों को देंगे, तो हमारी एक अमीरी की समृद्धि की लाइफ भी शुरू होगी। सो दुनिया में, ये दुनिया की जो पजल है, अलग अलग टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, उसके अंदर आपको अपना टुकड़ा जोड़ना है, ये हार कहते हैं। और इस दुनिया में आपको अपनी पजल का टुकड़ा जोड़ना है, इससे मतलब क्या है? हार कहते हैं कि आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, अपने साथ में कुछ न कुछ ऐसा नेचुरल, ऐसा नैसर्गिक गुण लेके आया है जो उसके अंदर खास तौर से मौजूद है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसमें से एक चीज ऐसी जरूर होगी जो सबसे अलग हटकर होगी, या आपके अंदर बहुत ज्यादा विशेष रूप से अच्छे तरीके से समाई होगी, या बात करें तो क्वांटिटी वाइज आप उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, आप उसके लिए एकदम स्वाभाविक रूप से बिना एफर्ट के अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। सो अगर ऐसा कोई गुण जो आप अपना आइडेंटिफाई कर पाए, तो अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप इस योग्यता का, ऐसे अपने गुण का अधिकतम प्रयोग करें। और जब आप अपने इस गुण को अधिकतम से अधिकतम लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो फिर आप सुखी होना शुरू करेंगे, और ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से समृद्ध होना भी शुरू कर देंगे। सो ये मतलब है बड़े खेल का, या बड़ी सोच के बड़े जादू का। सो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब इसके लिए इच्छा ही सफिशिएंट नहीं है, निश्चित रूप से आपको इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। काम करने के लिए हम बात कर ही चुके हैं कि अधिकतम लोगों के पास पहुंचना है, तो बिजनेस इज द ओनली टूल, या एंटरप्रेन्योरशिप ही हमारे को बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकती है, अपनी वैल्यू को डिलीवर करने का मौका दे सकती है। तो अब जब एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है विद प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट के बदले में जब हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप ही हमारे को
आगे अपनी वैल्यू डिलीवर करने के अंदर हेल्प करती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम वैल्यू डिलीवर करते हैं तो हम निश्चित रूप से समृद्ध होते हैं। तो अब आपको ये काम एक मिशन के रूप में करना है। अब बात आती है मिशन के रूप में, मेरा मिशन कब शुरू हुआ और मेरा मिशन कब खत्म हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, जब जिस दुनिया में हम जिस आए हैं और जिस दिन हमने सांस लेना शुरू किया है, उसी दिन ऊपर वाले ने तो हमारे नाम एक मिशन लिख दिया और हम उस मिशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जाने या अनजाने। बट अब अगर हम उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, तब कब पूरा होगा? इसके लिए भी सिंपल सी बात है, जिस दिन सांसें चुक जाएगी उस दिन मिशन पूरा होगा। यानी कि हमारा जन्म इस दुनिया के अंदर ऊपर वाले के, मालिक के, यूनिवर्स की, ईश्वर की, आप कुछ भी बोल दे, उसका जो एक दिव्यता है, उसकी जो डिवाइननेस है, इस दुनिया के अंदर फैलाने के लिए हुआ है, और उस मिशन को हमको पूरा करना है। लेकिन उस मिशन को पूरा करने के लिए अगर हम डरते रहेंगे तो फिर कैसे पूरा होगा? डरते रहने से काम नहीं आगे बढ़ेगा। और हर कहते हैं ज्यादातर लोग जिंदगी में सफल इसीलिए नहीं हो सकते कि वो बहुत सारे डर पाले हुए रखते हैं। और जब डर की बात आती है तो हम देखते हैं मुझे तो किसी बात का डर नहीं है, लेकिन डर हर किसी के साथ में किसी न किसी रूप में होता है। मैं अभी आपको कुछ रूप बताऊंगा जो डर के ही अलग अलग रूप है। अगर आपको किसी चीज का लेके टेंशन है तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी बात का डर है। जिस चीज का टेंशन है उस चीज का आपको डर है ना। कहीं आज परफॉर्मेंस में मेरी गलती ना हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस ठीक से होएगी या नहीं होएगी, अगर मैं इस फियर के साथ में काम कर रहा हूँ तो इट इज टेंशन। सो इस तरह से हम बाकी चीजों को भी समझेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर हमको किसी चीज की चिंता हो रखी है, चिंता किस लिए हुई है? क्योंकि हमारे मन के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर डर है कि ये होगा कि नहीं होगा। नर्वसनेस, अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ तो भी इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई डर मेरे अंदर चल रहा है। अगर कोई चिंता हो रखी है तो बात हम कर ही चुके हैं। अगर कोई संदेह बार बार आ जाता मन में, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगेन ये भी एक डर का ही रूप है। जब मुझे लगता है कि मेरे साथ पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यानी कि इनसिक्योरिटी जब फील करता है, तब वो भी एक डर का ही रूप है। और जब मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा नहीं महसूस करता, मुझे लगता है कि मेरी तो कोई खास जरूरत इस दुनिया के अंदर नहीं है, या मैं अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ, इसके पीछे भी कुछ न कुछ डर होते हैं जो हमारे को रोक रहे होते हैं, जो हमारे को आगे बढ़ने से रोक रखे होते हैं। और जब अगर मैं खुद ही डरा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने आसपास के लोगों को कुछ खुशियां दे सकता हूँ क्या? उन लोगों को खुल के जीने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे साथ ही डर चल रहे हैं तो मेरे आसपास भी हमेशा डर मौजूद रहेंगे, और निश्चित रूप से फिर मैं बड़ी सोच के साथ काम नहीं कर सकता, छोटी सोच के साथ में मेरा काम चलेगा। और इस तरह से जब छोटी सोच के साथ काम करेंगे तो फिर बड़ी सफलता मिलना बिल्कुल नामुमकिन होगा। सो हार कहता है कि इसके लिए आपको कुछ मिलेनियर माइंड एक्टिविटीज करनी है कि आप बड़ी सोच को इस्तेमाल कर सके। वो कैसे? उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले ये डिक्लेयर कीजिए कि मैं बड़ी सोच के साथ लोगों की मदद करने का फैसला करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर योरसेल्फ कि मुझे आज मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आज और अभी से बहुत सारे लोगों की मदद करूंगा और बड़ी सोच के साथ में मदद करूंगा। मदद करने से सिंपल सा मतलब है जो हमने अभी बात की, अगर किसी को हम घुटनों के अंदर दर्द है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वी आर एंटरप्रेन्योर। और जब हम इस तरह से लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बढ़ाएंगे तो वी कैन अचीव रिचनेस और समृद्धि। सो आगे वो कहते हैं कि आप सब इसके बाद में अपनी किसी नैसर्गिक या प्राकृतिक योग्यता जो आपको भगवान ने बाय डिफॉल्ट दी है, बाय बर्थ दी है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है। उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तब आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। और इसी तरीके से आप लीवरेज की बात को भी समझे। हार कहते हैं कि जब मेरे साथ मैंने फिटनेस स्टोर खोला तो मेरे साथ एक मेरे और प्रतिद्वंदी ने भी खोला, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर का लक्ष्य था कि मेरे को अपना इस स्टोर को सफल करना है। बट आर कहते हैं मेरा लक्ष्य था कि मेरे को ऐसे 100 स्टोर्स की चेन खोलनी है। सो नतीजा क्या निकला? उनका जो कॉम्पिटिटर था वो सफल तो हुआ परंतु हार अमीर हो गए। सो ये बड़ी सोच का बड़ा जादू अगर हमको करना है तो एक लीवरेज का कंसेप्ट भी हमको समझना होगा जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर मौजूद है। देन रिच पीपल जो है वो हमेशा, अगली सोच के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि आम आदमी या नॉर्मल
सफलता वाले लोग ज्यादातर प्रॉब्लम्स के ऊपर या परेशानियों के, बाधाओं के ऊपर फोकस अपना रखते हैं। हमने बहुत बार सुना है कि सफल लोग प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं और असफल लोग या आम साधारण आदमी अपॉर्चुनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स निकाल लेता है। सो इस चीज को अपने को समझना है और इसका सिंपल सा फंडा किस चीज से कनेक्टेड है, रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क। आम आदमी हमेशा रिस्क के बारे में सोचता रहता है, नहीं ये ना हो जाए, ये हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन अमीर आदमी या सफल आदमी हमेशा उस काम से मिलने वाला क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। एमबीए बिजनेस के रेफरेंस में हमको पता ही है कि बहुत सारे लोग हम लोगों से बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमें लगता है कि ये मना ना कर दे। सिंपल सी रिस्क है मना करने की, लेकिन उसको बात है जिसको हम एक रिस्क मान लेते हैं, एक प्रॉब्लम या एक ऑब्स्टेकल मान लेते हैं और बात ही नहीं करते हैं। लेकिन कितने सारे रिवॉर्ड हमारे साथ सामने पड़े हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर रिवॉर्ड्स के ऊपर हमारा ध्यान चला जाएगा तो फिर किसी से बात करने में हाँ ना कुछ मैटर करेगी क्या? कोई कुछ भी हमारे बारे में बोले कुछ मैटर करेगा क्या? लोग क्या कहेंगे, इस बात को बिल्कुल भी मैटर हम नहीं कर पाएंगे और हम अपने रिवॉर्ड्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो अमीर सफलता की उम्मीद के साथ आगे चलते हैं और अपनी क्षमताओं के अंदर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर सफलता की राह बदलनी हो तो फिर वो बदल भी लेते हैं। मान लो किसी रास्ते से उन्होंने काम करना शुरू किया और उस रास्ते से लगता है कि उनको सफलता नहीं मिलने वाली है या नहीं मिल रही है, तो वो तुरंत विचार करके अपनी राह को चेंज भी करते हैं, जबकि नॉर्मल आदमी वहीं पर हार मानकर बैठ जाता है। सो एक जो और मैटर करती है बात, वो है हमेशा हाई रिस्क हाई गेन। ये हमको पता ही है। जब हम जोखिम लेने के लिए ही तैयार नहीं है तो रिवॉर्ड्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस चीज को समझना है। अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके से ये फैक्टर काम करता है, लेकिन हर बिजनेस के अंदर कुछ न कुछ रिस्क छोटी या बड़ी जरूर होती है, जिसके साथ आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है और ये विश्वास रखना होता है कि चाहे कुछ भी बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, हम इससे उबर जाएंगे, इससे आगे निकलकर अपने आप को सफलता की तरफ ले जाएंगे, न कि हर वक्त असफलता की आशंकाओं से अपने दिमाग को घिरे हुए रखना है। अगर कुछ सफलता मिलती नहीं लगती है तो कुछ भी इसमें बर्बादी या गड़बड़ होने वाली बात नहीं है, बशर्ते हम अपना रास्ता चेंज करने के लिए तैयार हैं। सो हार कहते हैं कि अगर आपको रिस्क नहीं उठाते हैं, नो रिस्क नो गेन। एंड रिस्क लेने का मतलब यह भी नहीं है, हार कहते हैं कि आप जबरदस्ती अपने आप को किसी नुकसान के अंदर डाल दें। यहाँ तक कि हार कहते हैं आप कैलकुलेटेड रिस्क ना लें। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेनी है, बल्कि वो कहते हैं एजुकेटेड रिस्क लीजिए आप। एजुकेटेड रिस्क से क्या मतलब है? वो कहते हैं कि आप पहले जिस किसी भी काम को करना चाह रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, स्टडी कीजिए, किस तरह का वो मामला है। उसको करने के लिए मान लीजिए मुझे आज सोने चांदी का कोई ज्वेलरी का शोरूम खोलना है और उस शोरूम के लिए तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ आता पता नहीं है, तो हार कहता है पहले कॉरिडोर में उतर जाइए। कॉरिडोर में उतरने से उनका सेंस ये है कि आप किसी ज्वेलर्स के पास में काम कीजिए कुछ दिन, कुछ समय के लिए, तो आपको उस बिजनेस के सारे इन आउट समझ में आएंगे और देन आप अपना काम शुरू कीजिए। तो अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट करिए। एजुकेट करने के बाद में आप तब तक काम करिए तब जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती है, और ना कि एक आम आदमी की तरह से टालम टोल में ही अपनी अपॉर्चुनिटी को खो दें। हाँ हाँ करेंगे, ये हो जाए उसके बाद करेंगे, वो हो जाए उसके बाद करेंगे, ऐसा करते करते हो सकता है बहुत बार टाइम ही निकल जाता है और हम दोष किस्मत को देते हैं। लेकिन किस्मत वर्सेस बुद्धिमत्ता या एक्शन की बात जब आती है तो बिल्कुल हमारे भविष्य और हमारे कर्मों के बीच में दो पैरों जैसा ही नाता है। अगर हमने अपना कर्म का पैर आगे बढ़ा दिया है तो भविष्य को तो पीछे पीछे, यानी कि दूसरे पैर को तो पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। इटसेल्फ ज्योतिष के अंदर भी बताया आप अपने भविष्य को कर्म के जरिए चेंज कर सकते हैं। सो किस्मत के भरोसे बैठे रहने की बजाय अपने एक्शंस को इंपॉर्टेंस देने हैं और अपने आप को समर्पित तरीके से आगे बढ़ाते जाना है। किस्मत निश्चित रूप से पीछे पीछे आएगी आएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताते हैं हार कि किस्मत को जब हमको समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है देखो उस व्यक्ति ने आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले फलाना इन्वेस्टमेंट किया था, ये शेयर ले लिया था, वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी, आज उसकी लाखों रुपए की कीमत हो गई, बैठे बैठे अमीर हो गए। लेकिन यहाँ पर किस्मत का रोल है या कर्म का रोल है? आप देखिए जरा ध्यान से। अगर उस व्यक्ति ने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो क्या आज उसके घर बैठे उतना रुपया रिटर्न के रूप में आने वाला था क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने कर्म का पैर आगे बढ़ाया, देन किस्मत पीछे पीछे आई। और दूसरी बात जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेफरेंस में अगर समझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमको सिंपल सी बात बताता है कि जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। अगर हम अपना फोकस
सफलता के ऊपर रखेंगे, रिवॉर्ड्स के ऊपर रखेंगे, तो हमारे लिए आगे से आगे रिवॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे। और अगर हम ऑब्स्टेकल को पकड़ के बैठ जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर ही जुटे रहेंगे, तो फिर हमारे पीछा ऑब्स्टेकल से कभी नहीं छूटने वाला है, वही मल्टीप्लाई होती जाएगी। और अब इस चीज से छुटकारा पाने का अगेन चेंज इज द की। और आप जो बताते हैं मिलेनियर माइंड गतिविधियां करने के लिए, उसमें कहते हैं कि अपना ध्यान आप अपने रिवॉर्ड्स के ऊपर केंद्रित करें और अपने प्रोजेक्ट को किस चीज से कनेक्ट करना है, यानी कि आपकी जो नैसर्गिक योग्यता है, प्राकृतिक योग्यता है, उससे अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कीजिए और आशावादिता के साथ में आगे बढ़िए और है पर ध्यान दें। यानी हमने जो जादू के सेशन में बार बार कृतज्ञता की बात की थी, उस बात के ऊपर बात करनी, आप के आसपास क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए, न कि क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट।